नमस्कार। राणा प्रताप और अकबर के संबंधों पर चलने वाले व्याख्यानों की श्रृंखला में यह तीसरा व्याख्यान है। इससे पहले हम प्रथम दो व्याख्यानों में उन परिस्थितियों का अध्ययन कर चुके हैं जिनके कारण अकबर और प्रताप के मध्य संघर्ष के कारण उत्पन्न हुए और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। 18 अथवा 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें प्रताप को पलायन करना पड़ा। 1576 से 1597 में प्रताप की मृत्यु तक मुगलों के साथ उसका संघर्ष किस प्रकार चला, इसे हम आज के व्याख्यान में देखेंगे। वस्तुतः प्रताप का वास्तविक जुझारूपन इसी दौर में उभर कर आया जबकि उसे अपनी राजधानियों से विस्थापित होना पड़ा, पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर रहना पड़ा, आर्थिक संकट उत्पन्न हो गए। लेकिन शत्रु सेना को छकाने में उसने कोई कसर बाकी नहीं रखी और जबकि उसके शत्रु अकबर का ध्यान अपने साम्राज्य की दूसरी समस्याओं की तरफ अधिक केंद्रित हो गया और मेवाड़ को उसने नजरअंदाज किया, तब प्रताप अपने खोए हुए क्षेत्रों में से अधिकांश को प्राप्त करने में पुनः सफल हुआ। तो 1576 से 1597 तक के घटनाक्रम को हमें देखना है। इसमें हम ये देखेंगे कि क्या प्रताप की रणनीति में कोई परिवर्तन आया, क्या मुगल सम्राट अकबर की रणनीति में कोई परिवर्तन आया। इसका जवाब हाँ है। मुगल सम्राट अकबर ने अपने अभियानों की तीव्रता बढ़ा दी। प्रताप ने भी संघर्ष करने के अपने तरीकों में परिवर्तन किया। वास्तव में हल्दी घाटी का युद्ध किसी संघर्ष का समापन न होकर उसका आगाज था। अगले 10 वर्षों में 1576 से 1585 के मध्य अकबर ने प्रताप को जीतने के लिए अपने सर्वाधिक शक्तिशाली अभियान भेजे। प्रताप ने अपना साहस नहीं खोया था। हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित होने के बाद उसने अपनी रणनीति में परिवर्तन कर लिया। उसने यह तय किया कि वह खुले युद्धों में मुगलों से न लड़कर छापामार युद्ध पद्धति के माध्यम से लड़ेगा। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन यह देखने में आता है कि उसने अकबर के विरुद्ध एक संघ बनाने की कोशिश भी की। मारवाड़ का राजा चंद्रसेन और सिरोही का राजा राव सुल्तान अकबर के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। प्रताप ने उन्हें सहयोग देने अथवा उनसे सहयोग लेने की कोशिश की। हल्दी घाटी के युद्ध में क्योंकि प्रताप को पकड़ने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन वह पूरा नहीं हुआ, इसलिए अकबर बहुत ही असंतुष्ट था। हल्दी घाटी से पलायन करने के पश्चात राणा प्रताप अपनी राजधानी गोगुंदा में चला गया। मानसिंह ने पलायन के समय तो उसका पीछा नहीं किया किंतु बाद में अभियान कर गोगुंदा को जीत लिया। प्रताप ने गोगुंदा को भी खाली कर दिया और कुंभलगढ़ में चला गया। इस समय मुगल सम्राट अकबर अजमेर में उपस्थित हुआ था। मानसिंह शिष्टाचारवश उसे अभिवादन करने गया। पीछे से प्रताप ने गोगुंदा को पुनः जीत लिया। इससे अकबर का क्रोध और बढ़ा और उसने एक शक्तिशाली अभियान मानसिंह भगवान दास
और कुतुबुद्दीन खान के नेतृत्व में भेजा और स्वयं कुमुक लेकर पीछे पीछे 13 अक्टूबर 1576 को स्वयं गोगुंदा पहुंच गया। यहाँ पर मोही नामक गांव को केंद्र बनाकर अकबर करीब 2 महीने रहा। उसने प्रताप को पकड़ने के लिए मेवाड़ के क्षेत्रों में अभियान भेजे, लेकिन प्रताप को वह नहीं पकड़ सका और दक्षिणी राजस्थान से होते हुए नवंबर महीने के अंत में वह मालवा को प्रयाण कर गया। प्रताप को तो वह नहीं पकड़ सका, लेकिन प्रताप के कुछ मित्र राज्यों को डराने धमकाने और अपने प्रभाव में लाने में वह सफल रहा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को अपने अधीन किया। दूसरे राज्यों ईडर, जालोर और सिरोही को अपने प्रभाव में लेकर प्रताप को लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया। अब प्रताप की संघ बनाने की योजना तो पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी और उसे संघर्ष अकेले अपने दम पर ही करना था। वह अपने पहाड़ी केंद्रों से लगातार मुगल चौकियों पर आक्रमण करता रहा, मुगल सेना को परेशान करता रहा, संचार के मार्गों को डिस्टर्ब करता रहा। पुनः उसने गोगुंदा को जीत लिया, जिसे मुगल सेना ने पुनः जीत लिया। एक झड़प में मुगल सेनापति मुजाहिद खान मारा गया। इसने अकबर के क्रोध को बढ़ाया और उसने सोचा कि अब तक क्योंकि मानसिंह और भगवान दास ही इस अभियान में लगे हुए थे, उसे यह अनुभव हुआ कि हो सकता है इन राजपूत सरदारों की अपने सहबंधु राणा प्रताप के लिए कोई सद्भावना हो। जैसे कि प्रताप को पकड़ने में तो वह असफल रहे ही थे, लेकिन प्रताप का पीछा भी उन्होंने नहीं किया था। प्रताप के राज्य की जनता को लूटने जैसी कार्यवाहियां भी उन्होंने नहीं की थी। इसलिए अकबर का कछवाहा राजाओं से थोड़ा मोहभंग हुआ और आगे आने वाले अभियान उसने दूसरे सेनापतियों के नेतृत्व में भेजे। जो सबसे महत्वपूर्ण अभियान भेजा गया वह मुगल सेनापति शाहबाज खान के नेतृत्व में भेजा गया। वह 3 बार मेवाड़ के अभियान पर गया। स्पष्ट रूप से हल्दी घाटी के अधूरे लक्ष्य को पूरा करना, यानी प्रताप को पकड़ना ही उसका उद्देश्य था। शाहबाज खान ने अभियान किया। अक्टूबर 1577 में मेवाड़ पहुंचने के बाद उसने कुंभलगढ़ का घेरा डाला, जहां पर कि प्रताप इस समय था। प्रताप चुपचाप कुंभलगढ़ से पलायन कर गया और उसके बाद शाहबाज खान का कुंभलगढ़ पर अधिकार 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को हो गया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद कुंभलगढ़ की विजय मुगल सेना की एक बड़ी जीत मानी जाती है। शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ से पलायन कर गए प्रताप का पीछा किया, गोगुंदा और उदयपुर को एक ही दिन में जीत लिया, बाद में छावंड को भी जीत लिया, लेकिन प्रताप को नहीं पकड़ सका। प्रताप के अते पते की जानकारी नहीं लगा सका। प्रताप ने 56 की पहाड़ियों में छुपकर, जो कि उदयपुर के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित था, अपने अभियान को जारी रखा। शाहबाज खान जैसे शक्तिशाली मुगल सेनापति, जिसने राणा प्रताप को अपनी राजधानी कुंभलगढ़ से विस्थापित कर दिया था और पहाड़ों में उसे केंद्रित होना पड़ा था, इस समय राणा प्रताप के जीवन का कठिन समय था। उसे आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थी और वह युद्ध से विराम लेने के उद्देश्य से सिंध की तरफ जाने के बारे में सोचने लगा। इसी समय उसे जीवन दान मिला, आर्थिक सहायता मिली
उसके सेनापति भामाशाह ने उसे 20,000 स्वर्ण मुद्राओं की सहायता दी, जिससे वह अपने अभियानों को पुनः संचालित कर सका। भामाशाह द्वारा दी जाने वाली इस मदद का बड़ा अधिक महत्व साहित्य में गिनाया गया है। यह उसकी निजी पूंजी मानी जाती है, लेकिन तार्किक निष्कर्ष यह बताते हैं कि यह मेवाड़ का ही कोई खजाना था जो गुप्त रखा जाता था ताकि विपत्ति के समय काम में आ सके। दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि क्योंकि मेवाड़ी लोग मालवा के क्षेत्रों में लूटपाट करके धन इकट्ठा करते रहते थे, तो संभव है भामाशाह ने यह लूट का धन चूलिया नामक गांव में प्रताप को भेंट किया हो। लेकिन जो भी हो, प्रताप पुनः संघर्ष करने की स्थिति में आ गया। शाहबाज खान मई 1578 ईस्वी में लौट गया और प्रताप ने गोगुंदा और कुंभलगढ़ को पुनः जीत लिया। जब गोगुंदा और कुंभलगढ़ को जीतकर मुगल विजयों पर पानी फेर दिया गया प्रताप के द्वारा, तो शाहबाज खान को दिसंबर 1578 ईस्वी में पुनः भेजा गया। वह करीब 3 महीने यहाँ पर रहा, लेकिन अपने क्षेत्रों पर तो उसने पुनः अधिकार कर लिया जो कि प्रताप ने जीत लिए थे, लेकिन प्रताप को नहीं पकड़ सका। प्रताप लगातार धावे मारकर मुगल सेना को परेशान किए किए रहा और शाहबाज खान को वापस लौट जाना पड़ा। कठिनाइयों के समय में प्रताप ने अपना 3 वर्ष का समय 1580 से 1583 का छप्पन की पहाड़ियों में ढोलन नामक गांव में व्यतीत किया। मई 1580 ईस्वी में शाहबाज खान का तीसरा अभियान हुआ था और वह वापस लौट गया था। इस प्रकार शाहबाज खान जैसे प्रसिद्ध मुगल सेनापति की वास्तविक उपलब्धियां प्रताप के खिलाफ नगण्य रही। अब अब्दुर रहीम खान खाना को अजमेर का फौजदार नियुक्त करने के साथ साथ मेवाड़ अभियान की जिम्मेदारी मई 1580 ईस्वी के अंत में सौंपी गई। उसने शेरपुर में अपने परिवार को छोड़ा और प्रताप के खिलाफ अभियान करने लगा, लेकिन अमर सिंह ने धावा मारकर उसके परिवार को बंदी बना लिया, जिसमें उसकी स्त्रियां भी शामिल थी। प्रताप ने ससम्मान उसकी स्त्रियों को वापस खाने खाना के पास भिजवा दिया। इस प्रकार शत्रु के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया। यह उस व्यवहार से बिल्कुल विपरीत था जैसा कि मुगल सेनापति शत्रु पक्ष के स्त्रियों के साथ किया करते थे, जिसके कारण उन्हें जौहर संपन्न करना पड़ता था। 1580 ईस्वी में अकबर के खिलाफ उसके साम्राज्य के पूर्वी भागों में विद्रोह हो गए और पश्चिमी भागों में भी विद्रोह हुए, जिसके कारण अकबर को अपना ध्यान उधर केंद्रित करना पड़ा। इसका फायदा उठाकर प्रताप ने मुगल सैनिक चौकियों पर धावे मारना शुरू किया और दिवेर को जीत लिया। दिवेर एक महत्वपूर्ण चौकी थी जिसे प्रताप के द्वारा विजित करने को उसकी एक महत्वपूर्ण सफलता माना गया है। कर्नल टोड ने उसे मेवाड़ का मैराथन कहा है। अमर सिंह, जो कि युवराज था, इस युद्ध में कठिन शौर्य का प्रदर्शन किया था। प्रताप ने 1583 ईस्वी में दिवेर की विजय के बाद कुंभलगढ़ को भी जीत लिया, क्योंकि मुगल सेना डर कर भाग गई। उसने 56 के पहाड़ी क्षेत्रों को जीतकर वहां पर
अपने लिए नई राजधानी छावंड का निर्माण कराया 1585 ईस्वी में, जो न केवल उसके संपूर्ण जीवन काल में उसकी राजधानी रही, वरन उसके पुत्र और उत्तराधिकारी अमर सिंह के शासनकाल में 1615 ईस्वी तक वह मेवाड़ की राजधानी बनी रही। कारण यह है, सवाल यह है कि मुगल अभियानों के कमजोर होने के क्या कारण थे और उनका फायदा प्रताप ने किस प्रकार उठाया। अकबर ने कुछ प्रशासनिक सुधार अपने साम्राज्य में लागू किए थे, जिनके खिलाफ बंगाल बिहार में 1580 के आसपास विद्रोह हो गए। उसके सौतेले भाई मिर्जा हाकिम ने 1580 में काबुल में विद्रोह कर दिया। अकबर 1580 के दशक में स्वयं पश्चिमोत्तर प्रांत में पहुंचा और लगभग एक चौथाई शताब्दी उसने वहां पर अपने मिर्जा बंधुओं का दमन करने में और उत्तर पश्चिम सीमांत के कबायलियों का दमन करने में बिताई। क्योंकि अकबर को अपनी सारी शक्ति और सारे ध्यान का संकेंद्रण उत्तर पश्चिम सीमांत की तरफ करना पड़ा, इसलिए मेवाड़ के खिलाफ होने वाले अभियानों में कमी आ गई और 1585 के पश्चात प्रताप के खिलाफ कोई अभियान नहीं किया गया। जो आखिरी अभियान किया गया वह अब्दुल रहीम खान खाना के 1580 के अभियान के पश्चात 1584 ईस्वी में जगन्नाथ कछवाहा को भेजा गया। जगन्नाथ कछवाहा ने मांडलगढ़ को केंद्र बनाकर प्रताप का पीछा करना शुरू किया, लेकिन वह पहाड़ी क्षेत्रों में जा चुका था और जगन्नाथ को सफलता नहीं मिली। 1585 के पश्चात कोई अभियान नहीं हुआ। प्रताप ने मोही, गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर, पिंडवाड़ा आदि क्षेत्रों को जीत लिया। केवल अपने दो बड़े केंद्र चित्तौड़ और मांडलगढ़ को वह नहीं जीत सका। इस प्रकार 1585 के पश्चात प्रताप का समय अधिक शांतिपूर्ण तरीके से बीता, जिसे उसने कुछ अपने राज्य के पुनर्निर्माण और अब कुछ रचनात्मक कार्यों में लगाया। 1597 ईस्वी में प्रताप की मृत्यु हो गई। अब हमें इस दीर्घकालीन संघर्ष, अगर अकबर के राज्यारोहण से उदयपुर के साथ उसके संघर्ष का आकलन किया जाए तो 1556 से 1597 तक लगभग 30 वर्ष का समय संघर्ष में गुजरा। इस 30 वर्ष के लंबे संघर्ष में मेवाड़ का मुगल सम्राट के खिलाफ विद्रोह एक जन विद्रोह में बदल गया था, जबकि मेवाड़ की जनता अपने राजा को नैतिक समर्थन और समस्त प्रकार की सहायता उपलब्ध करा रही थी, वरन युद्धों में सैनिक के रूप में भी लड़ रही थी। भील सरदारों ने प्रताप की मदद की। उनके बदौलत वह पहाड़ी क्षेत्रों में छुपकर रह सका और छापामार युद्ध पद्धति को चलाए रख सका। इस संपूर्ण संघर्ष का सार यह था कि चित्तौड़ और मांडलगढ़ को जीतकर अकबर ने शुरू किया था और चित्तौड़ और मांडलगढ़ पर कब्जे के साथ ही उसका समापन भी हुआ। बाकी सारे क्षेत्र जो उसके महान सेनापतियों के द्वारा जीते गए थे, वापस प्रताप के द्वारा जीत लिए गए। 1597 ईस्वी में धनुष की प्रत्यंचा से चोट लग जाने के कारण 19 जनवरी को राणा प्रताप की मृत्यु हो गई। छावंड के निकट बांडोली नामक कस्बे में उसका अंतिम संस्कार किया गया, जहां पर एक छतरी का निर्माण किया गया। उसके संघर्ष, उसके साहस और अपनी स्वतंत्रता के प्रति उसके त्याग से अकबर आजीवन प्रभावित रहा था और उसकी मृत्यु का उसके शत्रु अकबर ने भी शोक मनाया। इस प्रकार
वास्तविक रूप में, भौतिक रूप में कुछ पराजय झेलने के बाद भी राणा प्रताप विजयी साबित हुआ। लोगों के जनमानस में वह अमर हो गया। उसने उस समय इस चुनौती को स्वीकार किया था जबकि लगभग आधे राज्य पर अकबर अधिकार कर चुका था और शेष आधे राज्य को जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित था। और उसे मालूम था कि मुगल सम्राट की शक्ति और संसाधनों के सामने उसकी शक्ति और संसाधन कुछ भी नहीं है। अपने खोए हुए समस्त क्षेत्रों पर अपनी मृत्यु से पहले उसने अधिकार कर लिया था और इस प्रकार पूरे संघर्ष में उसने कुछ भी नहीं खोया। उसे अपना सारा का सारा क्षेत्र पहाड़ों और जंगलों में बिताना पड़ा, जहां पर उसे अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन कठिनाइयों का साहित्य में काफी अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण किया गया है, जिसे सुनकर काफी रोमांच हो जाता है। महारानियों का चट्टानों पर सोना, घास की रोटी खाना, उस रोटी का भी बिलाव के द्वारा छीन कर ले जाना, ये वर्णन साहित्य में किए गए हैं। लेकिन इतिहास के नजरिए से अकबर को प्रताप को इतनी कड़ी परिस्थितियों का सामना कभी नहीं करना पड़ा और उसे मालवा के क्षेत्रों में लूट के माध्यम से, भामाशाह के दान के माध्यम से, अपनी प्रजा के सहयोग के माध्यम से अपने संघर्ष को चलाए रखने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होते रहे। आजीवन संघर्ष में संलिप्त रहने के बावजूद उसने बड़े महान रचनात्मक कार्य संपन्न किए। छावंड को अपनी राजधानी बनाकर वहां पर महलों इत्यादि का निर्माण करवाया। वह स्वयं संस्कृत का विद्वान था और विद्वानों और कलाकारों का आश्रयदाता भी था। उसकी राजधानी छावंड में साहित्य का सृजन हुआ और चित्रकला की छावंड शैली का विकास हुआ। इस प्रकार राणा प्रताप एक महान शासक था, साहसी सेनापति था और संस्कृति का रक्षक था, जो अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए आजीवन लड़ता रहा और इतिहास में अपना नाम अमर कर गया। धन्यवाद।